नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट वर्ष 2011 के पेपर 2 के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागोजिकल इश्यूज यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संदर्भित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? आपके विकल्प हैं, पहला अनुमानपरक प्रश्न, दूसरा पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, तीसरा कल्पना परक प्रश्न और चौथा चिंतन परक प्रश्न। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दूसरा विकल्प आपका, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते। बाकी के तीनों विकल्प यानी पहला अनुमानपरक प्रश्न, ये समझ का विकास करने में सहायक है। और जहाँ तक सवाल उठता है अनुमानपरक प्रश्न कैसे और किस तरह के होते हैं, तो पिछले वीडियोज़ में इसी प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखिएगा, वहाँ इसकी चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। यहाँ समय की अपनी सीमा है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर आवश्यक नहीं है और अपेक्षित भी नहीं है। तो आइए तीसरे विकल्प पर चलते हैं, कल्पना परक प्रश्न और चिंतन परक प्रश्न। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों पर भी चर्चा पिछले वीडियो में जहाँ जहाँ भी आए हैं वहाँ पर संक्षेप में की गई है, वहाँ से आप यह संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं। तो रही बात दूसरे विकल्प की कि जो अधिक सहायक नहीं होते वह पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। अब तथ्यात्मक प्रश्नों से यूँ समझें कि जैसे जो जिन्हें फैक्चुअल क्वेश्चंस हम कहते हैं, कि यदि कोई कहानी आप बच्चों को सुनाएं और उसमें पूछें कि जितने भी पात्र आएँ उनमें से किसी एक का नाम पूछे कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बच्चा जो है उस कहानी का संदर्भ लेते हुए तथ्यात्मक रूप से बता देगा कि ये नाम था। इसी तरह से कोई घटना अगर घटित हुई है उस कहानी में, तो वह वहाँ क्यों गया, तो इसके पीछे का कारण भी उसी कहानी में ही निहित होता है, वहाँ से तथ्य उठा करके बच्चा पेश कर देता है उसको। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं तथ्यात्मक, वो समझ का आकलन करने में सहायक नहीं होते कि उस कहानी को या बात को कितने सही तरीके से आत्मसात किया गया है या समझा गया है, कह लें आप। आइए अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 137। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वजह क्या है ये जानना चाहते हैं। आपका पहला विकल्प है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए शब्दार्थ पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। तीसरा, इसमें समय व्यर्थ होता है। और चौथा, बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो ऐसा चौथा विकल्प तो बिल्कुल भी सही नहीं कि बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जान रहे हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। और समय व्यर्थ होता है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका, वो भी नहीं होगा। और शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, ठीक बात है, देखे जाते भी हैं, लेकिन शब्दार्थ के संबंध में जो सबसे सहायक भूमिका निभाता है या कह लें आप सबल भूमिका होती है, वो होती है अनुमान लगाने की। इसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है कि अनुमान कैसे लगाते हैं बच्चे, वहाँ से आप ये संदर्भ ले लीजिएगा। तो अनुमान के जरिए शब्दार्थ पर जो है जाने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे पहले उस संदर्भ को देखें पूरे और उसके बाद अनुमान लगाएं कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो आप इस रूप में आपका जो पहला विकल्प है वह सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 138। पठन कुशलता है यानी जो रीडिंग स्किल है का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। दूसरा, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। तीसरा, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। और चौथा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे।
अब यदि इन चारों विकल्पों पर विचार किया जाए तो पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए जो सर्वाधिक उचित विकल्प होगा वह होगा आपका तीसरा, कि पढ़ी गई सामग्री पर आप प्रश्न बनवाएं। इससे पता चल जाएगा कि पठन जो कुशलता है या रीडिंग स्किल है वो कितनी अच्छी डेवलप हुई है, कितनी गंभीरता से पाठ को या विषय को समझा गया है पढ़कर। और बाकी के विकल्प, पहला कि बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़वाना, ये बहुत सहायक नहीं होगा। और दूसरा, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न, इसका पहले उल्लेख आ चुका है, पीछे के प्रश्न में आप देख लीजिएगा। चौथा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छे विकल्प नहीं है ये तीनों। तो इस तरह से तीसरा विकल्प जो है हमारा वो सही होगा कि पठन कुशलता के मूल्यांकन के लिए पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ठीक बात है। दूसरा, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते रहते हैं, ये भी ठीक बात है। तीसरा, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। और चौथा, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यही विकल्प जो है वो सही नहीं है। मातृभाषा का प्रयोग उनके होना चाहिए। और जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो पूरी तरह से इस पर फोकस मातृभाषा पर करती है और जोर देती है कि इसमें अध्यापन होना चाहिए। यही चीज़ थोड़ी सी समझ लेने वाली बात है कि मातृभाषा शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, तो कुछ इसकी कुछ आलोचक जो है खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि इसको पितृभाषा क्यों नहीं कहते, मातृभाषा ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, मातृभाषा जो शब्द है इसका जो अर्थ होगा, तात्पर्य होगा, वह होता है कि बच्चे द्वारा सीखी गई पहली भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। अब चूँकि माता के संपर्क में बच्चा ज़्यादा रहता है, इसलिए इस सीखी गई पहली भाषा को हम मातृभाषा की भी संज्ञा देते हैं। और ये अलग डिबेट है कि इसको पितृभाषा क्यों न कहा जाए, लेकिन मूलभूत संदर्भ जो है वो यही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही नहीं है। बाकी के ऊपर तीनों विकल्प सही हैं कि ये ठीक बात है कि जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं बच्चे और अपने भाषा नियमों में विस्तार और परिवर्तन करते हैं, जैसा कि दूसरा विकल्प हमारा बताता है। और तीसरा, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्या हो सकता है? आपके विकल्प हैं, पहला, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण, तो ये ठीक नहीं है, फौरी तौर पर ही इसको रिजेक्ट करें। दूसरा, श्रुतलेख यानी सुन करके लिखना, जिसे इमला या डिक्टेशन भी आप कहते हैं। तीसरा, कथा का श्रवण। और चौथा, परस्पर वार्तालाप अर्थात कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो आपका परस्पर वार्तालाप सर्वाधिक उचित विकल्प है और यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है बोलना कौशल के विकास के लिए, कि बच्चों को संभव अवसर, अधिकाधिक अवसर कह लें आप, दिए जाएं परस्पर बातचीत करने के लिए, तो वो उनका जो बोलने का कौशल है उसके विकसित होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 141, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए विकल्प देखते हैं। आपका विकल्प है, पहला, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ठीक बात है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सहज और स्वाभाविक कहने का तात्पर्य है कि भाषा अर्जित जब बच्चा करता है तो परिवार में या आसपास के आस पड़ोस से या समाज से, तो वहाँ यह प्रक्रिया भाषा को अर्जित करने की या भाषा अर्जन की कह लें कि स्वाभाविक रूप से चलती है। इसमें कोई फोर्स नहीं होता या कोई नियम नहीं बताया जाता, बच्चा सीखता रहता है अपने आप, तो ये सहज स्वाभाविक होती है।
भाषा अधिगम जबकि संस्थागत हो जाता है, औपचारिक हो जाता है, विद्यालयों में चलता है, उसके वहाँ व्याकरण के नियम आदि सिखाए जाते हैं, तो इस अर्थ में यह प्रयासपूर्ण हो जाता है। अब आइए अपने दूसरे विकल्प पर चलते हैं। रोज़गार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल रोज़गार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। हम संप्रेषण के लिए, समाज से अंतःक्रिया करने के लिए भी भाषा सीखते हैं। तो रोज़गार पर बल देने से, रोज़गार पर ही कह दीजिए बल देने से, ये विकल्प खारिज हो जाएगा। तीसरा आपका विकल्प है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। हाँ, ठीक बात है, भाषा अर्जन करना है तो भाषा परिवेश भी आपका समृद्ध होना चाहिए ना, तभी तो आप अर्जन कर पाएंगे। तो बच्चे को परिवार में हो चाहे सामाजिक रूप से जहाँ जहाँ भी वो आसपास रह रहा है घरेलू वातावरण में, तो अच्छा परिवेश होना चाहिए। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ भाषा अर्जन में और जो एकल परिवार हैं या न्यूक्लियर फैमिली जिन्हें कहते हैं आप, दोनों में अंतर पाया जाता है भाषा विकास के संदर्भ में। संयुक्त परिवार में भाषा अर्जन के संदर्भ में, हाँ, क्योंकि संयुक्त परिवार में कई तरह काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो भाषाई जो अर्जन होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है अपेक्षाकृत एकल परिवार के। चौथा विकल्प भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जब भाषा अधिगम की स्थिति में आती है तो वहाँ संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। व्याकरणिक नियमों आदि को सिखाने के साथ साथ संप्रेषण पर भी बल रहता है, यूँ समझें आप इस बात को। तो जो हमारा कथन सही नहीं है वो है दूसरा, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये अंतर नहीं है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 142। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? पहला विकल्प है आपका अक्षरों की सुंदर बनावट, दूसरा विचारों की मौलिकता, तीसरा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग और चौथा आलंकारिक भाषा का प्रयोग। अब यह प्रश्न जो है, चूँकि इसमें विशेष क्षमता ये टर्म आया हुआ है, तो विशेष क्षमता से तात्पर्य हम यहाँ दो प्रकार से ले सकते हैं। विशिष्ट क्षमता कही जाएगी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके बीच भी, और विशेष रूप से क्षमता वाले वे बच्चे भी जो दिव्यांग हैं, दोनों को विशेष की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ सेंस क्या है जो भी हो पूछने वाले का, लेकिन जो इसका सर्वाधिक उचित विकल्प लग रहा है हाल फिलहाल, वो आपका दूसरा विकल्प है। यानी लेखन कौशल में विशेष क्षमता वाले बच्चों के संदर्भ में विचारों को मौलिकता जो है उसका अभ्यास जो है वो महत्वपूर्ण है, बजाय पहले विकल्प अक्षरों की सुंदर की बनावट के, अथवा तीसरे विकल्प शुद्ध वर्तनी के प्रयोग के, अथवा चौथे विकल्प आलंकारिक भाषा प्रयोग के। इन तीनों के अपेक्षा ये विकल्प जो है ज़्यादा अच्छा है, या कह लीजिए कि उचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 143। भाषा शिक्षण में सहायक है। आपके विकल्प हैं पहला व्याकरणिक नियमों की जानकारी, यह सहायक है, अथवा दूसरा विकल्प निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, तीसरा शुद्ध भाषा पर बल और चौथा साहित्य शिक्षण। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो इन दिए गए विकल्पों में सहायक है वह है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। अब इसकी चर्चा हालांकि पीछे की जा चुकी है, यहाँ इतना बता देना काफ़ी रहेगा या कहने के पर्याप्त रहेगा कि निदानात्मक पक्ष में हम बच्चे की खूबियों और खामियों दोनों का पता लगा लेते हैं, और यदि खूबी है तो कोई बात नहीं, उसको एज इट इज़ रखते हैं, और उसके जो कमियां जाहिर हुई हैं या खामियां जाहिर हुई हैं उन पर हम कार्य करते हुए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो इस तरह से निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य भाषा शिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन जो होगा वो उचित उत्तर होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि क्या वजह है ऐसी? पहला आपका विकल्प है
अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। दूसरा, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। तीसरा, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। और चौथा, अन्य विषयों के पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। आइए विकल्पों पर विचार करते हैं। पहला विकल्प जो है वो आपका, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अन्य विषयों के शिक्षक हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि के, वे साथ ही साथ भाषा भी सिखाएं। ये आवश्यक नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हों, यह भी पूरी तरह आवश्यक नहीं है, जान भी सकते हैं, नहीं भी। तीसरा, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो अपने उद्देश्य लेकर के चलती हैं। अब इतिहास अपने उद्देश्य, भूगोल अपने उद्देश्य और अर्थशास्त्र अपने उद्देश्य लेकर के चलता है। तो इस तरह से इससे भी अच्छा सबसे अच्छा जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा विकल्प, कि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, इसलिए अन्य विषयों की जो कक्षाएं हैं वह भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? आपके विकल्प हैं, पहला, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। दूसरा, शब्द भंडार विकसित किया जाता है। तीसरा, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। और चौथा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है। मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही चौथा विकल्प ही है, गहन अर्थ को आत्मसात करना। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको याद रखें। बाकी के विकल्प, तेज गति से पढ़ना इत्यादि या शब्द भंडार का विकास, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ना, ये सब नहीं होंगे। चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, आप सस्वर पठन, देखिए पिछले प्रश्न में मौन पठन की बात की थी इन्होंने, अब सस्वर पठन की बात कर रहे हैं। आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? अनिवार्य रूप से आपके विकल्प हैं, पहला आत्मकथा का, दूसरा एकांकी का, तीसरा यात्रा वृत्तांत का और चौथा जीवनी का। तो देखिए इन चारों दिए गए विकल्पों में सस्वर पठन के लिए जो समर्थन करने योग्य है वह है एकांकी, वन एक्ट प्ले जिसे कहते हैं। तो इसका मंचन किया जाता है और उसमें सस्वर पठन होता ही है। बाकी के जो आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और जीवनी हैं, इनमें मौन वाचन भी हम कर सकते हैं और सस्वराचन भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जब आपका उद्देश्य जो है उसके गहन अर्थ को आत्मसात करना है, चाहे जीवनी का हो, चाहे यात्रा वृत्तांत का, आत्मकथा हो, तो आप मौन वाचन करेंगे। अन्यथा आप सस्वर का भी विकल्प आपके पास है, आप उसे बोल बोल कर जोर जोर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एकांकी की जहाँ तक बात है, ये अनिवार्य रूप से इसमें सस्वर पठन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका दूसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला, शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें शिक्षक ज़्यादा एक्टिव है और बच्चे एक निष्क्रिय श्रोता मात्र बनकर रह जाएंगे, तो यह विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो, यानी उसको प्ले किया जाए, तो ठीक बात है। तीसरा, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएँ और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें, तो नहीं, ये एकांकी पढ़ने का तरीका सही नहीं है। और चौथा, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, तो ये भी मतलब ये समझिए कि इस तरह के विकल्प ज़बरदस्ती बस ठूंस दिए जाते हैं, उसमें बना दिए जाते हैं कि हाँ कुछ बनाना तो है ही है, 4 विकल्प हमें तैयार करने ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, समुचित उत्तर होगा, वो होगा आपका दूसरा। बच्चों के से अलग अलग पात्रों के संवाद आप पढ़वाइए, फिर उसके बाद उसका मंचन हो, यही एकांकी पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है, यानी
इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या चीज़ है जो कंपलसरी है? आपके विकल्प हैं, पहला भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास, ठीक बात है। दूसरा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, ठीक है। तीसरा व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, देखिए व्याकरणिक संकल्पनाओं का तो नहीं होगा ये। चौथा एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा विकल्प, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि समावेशी कक्षा जैसा कि इसके कॉन्सेप्ट में ही है, कई तरह के बहुसांस्कृतिक बहुभाषी विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को या लर्नर्स को कह लीजिए, ये एक कक्षा में जो है समावेश करती है, उनका समावेशन होता है एक क्लास में। तो इस तरह की जहाँ डाइवर्सिटी हो, विविधताएं हों, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है अवश्यंभावी हो जाता है, या कह लें आप अनिवार्य हो जाता है। और यही घुमा करके एक प्रश्न बन जाता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो यही चुनौती भी है एक शिक्षक के लिए, वो किस तरह से बच्चों को अधिगम कराए, उनको सिखाए, कौन सी विधि का इस्तेमाल करें, किस तरीके को अपनाए। शिक्षण रणनीति के संदर्भ में यह एक चुनौती होती है। तो ये दूसरा विकल्प आपका सही है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग जो है भाषा शिक्षण के लिए समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। अब देखिए वही बात, समावेशी कक्षा से निकलकर बहुसांस्कृतिक पक्ष उसका आ गया, यानी मल्टीकल्चरल जो बैकग्राउंड है। तो क्या अत्यावश्यक है, आइए देखते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। देखिए अधिकाधिक कहीं भी आए, मोस्टली मान करके चलिए आप 99%, यह जो है उत्तर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि आप संदर्भ देख लीजिएगा कि विकल्प कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मोस्टली जो है ये विकल्प सही नहीं होगा। तो ये विकल्प पहला नहीं होगा आपका। दूसरा देखते हैं, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। देखिए जो पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि अवसरों के निर्माण या अवसर प्रदान करना, अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, ठीक है, यहाँ अधिकाधिक हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। तो अधिकाधिक किस संदर्भ में आ रहा है ये ध्यान में आप रखिएगा। अधिकाधिक अवसरों के संदर्भ में है तो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। देखिए दो को इन्होंने कंसीडर किया, सुनने और लिखने को, और बाकी बोलने को और पढ़ने को कंसीडर नहीं किया, इसलिए यह विकल्प एक पक्षीय हो गया या एक पक्ष में झुका हुआ हो गया, निष्पक्ष या तटस्थ नहीं रह गया। तो यह भी विकल्प नहीं होगा हमारा। चौथा विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना। अब देखिए वही बात घूम फिर आ गई पीछे वाले विकल्प वाली, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस तरह से कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षा में होना चाहिए, वह अत्यावश्यक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? यानी यहाँ CCE की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन की, जिस पर हम कभी एक पर्टिकुलर वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ इसको हम समझेंगे। तो किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए देखते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक बात है। दूसरा शुद्ध वर्तनी, तीसरा है परियोजना कार्य, चौथा है शुद्ध उच्चारण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वह हिंदी भाषा के संदर्भ में पहला विकल्प होगा आपका कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, हम इसके मूल्यांकन पर ज़्यादा बल देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, भाषा शिक्षण। और यहीं आप एक चीज़ समझ लें, संदर्भ जो आते हैं ना विभिन्न संदर्भों में, तो ये संदर्भ क्या हो सकते हैं? संदर्भ है जैसे एक चित्र दे देना बच्चे को, या बच्चों के ग्रुप को कह लीजिए, 4-5 लोगों का ग्रुप आपने बिठाया, एक चित्र
बीच में रख दिया, आप भी वहाँ बैठ गए एक शिक्षक के रूप में और चित्र पर आपने चर्चा शुरू कर दी कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इत्यादि बातें बच्चों से। तो आपने एक संदर्भ प्रदान किया, यानी वह चित्र दे करके। इसी तरह से आप अभिनय करवा सकते हैं, या कोई संदर्भ किसी आयोजन प्रयोजन के संदर्भ में अगर आसपास कहीं हुआ है तो उस पर कुछ बोलने के लिए संदर्भ आप उसको दे सकते हैं। तो इससे भाषा प्रयोग की जो है कुशलता, जो स्किल है, वो डेवलप होती चली जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।